डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अंडाणु की संरचना। आज हम विस्तृत से पढ़ेंगे अंडाणु की संरचना, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी क्या है, इम्पॉर्टेंट है। हमेशा ये बिहार बोर्ड में कम से कम तो ये एक बार ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि आप अंडाणु की संरचना की व्याख्या करें। तो चलिए अभी हम बात कर रहे हैं अंडाणु के बारे में। जैसा कि पता है आपको कि अंडाणु एक लूनर मंथ में, तो लूनर मंथ किसको बोलते हैं, तो जो महिलाओं में जो मासिक स्राव होता है वो होता है आपको 28 दिनों के अंतराल पे। तो 28 दिन वाले महीने को हम बोलते हैं लूनर मंथ। तो उस पूरे मंथ में केवल एक बार ही अंडाणु का क्या होता है, निर्माण होता है, वो भी 14 से 16वें के दिन के बीच में। वो क्या होता है, उसका अंडोत्सर्ग होता है। तो जो जिस जिस स्ट्रक्चर का अंडोत्सर्ग होता है, जिस संरचना का, उसी को हम बोलते हैं अंडाणु। तो चलिए अंडाणु के बारे में अब हम शुरू करते हैं। वहां टॉपिक पे देखिए। देखिए अंडाणु अंडाणु आपको दिखेगा कैसा, राउंडेड दिखेगा। तो आपको राउंडेड ये दिख रहा होगा, गोलाकार। ठीक है। एक अंडाणु चारों तरफ कुछ प्रोटेक्टिव सेल से घिरा हुआ होता है। वो प्रोटेक्टिव कोशिकाएं कौन कौन सी होती है, तो सबसे जो आउटर होता है, जैसे देखिए ये सबसे बाहरी वाला पार्ट है, ये आप इसको देख रहे हैं। इस तरीके से आप इसको क्या करिएगा, ड्रॉ करिएगा। पहले तो ये राउंडेड बना लीजिएगा ऐसे। नीचे यहाँ से शुरू करिएगा। यहाँ एक पतला सा एक मेम्ब्रेन होता है। इस मेम्ब्रेन का नाम है वाइटेलाइन मेम्ब्रेन। इसको हम क्या कहते हैं, वाइटेलाइन मेम्ब्रेन। ये एक्चुअली वाइटेलाइन मेम्ब्रेन किसको हम बोलते हैं, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होता है। किसका, अंडाणु का, यानी oocyte का। अंग्रेजी में हम बोलेंगे oocyte, हिंदी में बोलते हैं अंडाणु। तो अंडाणु का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, यानी प्लाज्मा जो झिल्ली होती है, उसको हम वाइटेलाइन मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम हो गया आपको कौन सा, वाइटेलाइन मेम्ब्रेन। वाइटेलाइन मेम्ब्रेन इसको बोलेंगे। आप पढ़ रहे हैं अंडाणु की संरचना, जैसा कि हेडिंग में हमने यहाँ लिख दिया है। तो ये तो कोशिका का मेन पार्ट हो गया। इससे जो सराउंडेड अंदर वाला पार्ट होगा, यही अंडाणु का मेन पार्ट है। लेकिन इसके चारों तरफ जो प्रोटेक्ट करने वाला, इसको क्या कह सकते हैं, उसको सुरक्षा देने वाली कुछ परतें होती हैं कोशिकाओं का। तो वो सबसे जो बाहरी होता है, उसको बोलते हैं सेल्स ऑफ कोरोना रेडियाटा, यानी कोरोना रेडियाटा की कोशिकाएं। आप हिंदी में लिखिएगा यहाँ कोरोना रेडियाटा, यहाँ लिखा हुआ है आपका कोरोना रेडियाटा। सबसे बाहर हो गया कौन सा, कोरोना रेडियाटा की कोशिकाएं। ठीक है। तो देखिए इसके चारों तरफ से ये कोरोना रेडियाटा की कोशिकाएं क्या है, इसकी संरचना को चारों तरफ से घेरे हुए है। तो ये संरचना इससे क्या होता है, प्रोटेक्टेड होता है, सुरक्षित होता है। कौन सी संरचना, अंडाणु। तो आप पूरे में इस तरीके से आप बना लीजिएगा। फिर देखिए इसके बाद का जो लेयर होता है, जो प्रोटेक्ट करता है, वो होता है जोना पेलुसिडा। तो आप ऐसे लिखिएगा, जोना पेलुसिडा। हिंदी में आपको तकलीफ होगी तो आप ऐसे लिखिएगा, क्योंकि ये नेम है। और नेम तो हम अंग्रेजी में ऐसे जैसा प्रोनाउंसिएशन हो रहा है उस तरीके से हम वहाँ क्या करेंगे, उसको लिख देंगे। तो ये जोना पेलुसिडा है। ठीक है। दूसरा लेयर हो गया। तो पहला कौन था, ये सबसे आउटर कवरिंग था, सेल्स ऑफ कोरोना रेडियाटा। इसके बाद कौन सा हो गया, जोना पेलुसिडा। तो जो जोना पेलुसिडा को आप ऐसे ये थिकनेस के साथ बनाइएगा, मोटाई के साथ, और इसमें थोड़ा 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 ऐसे ऐसे डॉटेड कर दीजिएगा। तो ये दिखाई दे देगा, ये हम इसको बोलेंगे क्या, जोना पेलुसिडा बोलेंगे। ठीक है। अब इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, किसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंडाणु का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, oocyte का। इसको तो हम बोल रहे हैं क्या, वाइटेलाइन मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। और वाइटेलाइन मेम्ब्रेन से पहले वाले जो जगह खाली है, जैसे यहाँ देखिए ये जोना पेलुसिडा है, और ये जो रेड कलर का मैंने बनाया है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी वाइटेलाइन मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच में आपको यहाँ जो जगह खाली नजर आ रहा होगा, ये देखिए, ये जो जगह खाली नजर आ रहा है, जिसको हम ग्रीन कर दिए हैं, पहले से ये जो जगह खाली आ रहा है,
बीच में ये जो वाइटेलाइन मेम्ब्रेन है इससे पहले है। तो पहले हम कोई काम करते हैं उसको बोलते हैं प्री। जैसे आप मोबाइल फ़ोन रिचार्ज कराते हैं तो आप पहले पेड कर देते हैं अपने फ़ोन के पैसे के लिए, फ़ोन में पैसे के लिए, तो उसको हम बोलते हैं प्रीपेड। यदि आप बात करने के बाद या इंटरनेट यूज करने के बाद आप पैसे पेड करेंगे कंपनी को तो कहिएगा पोस्ट पेड। तो ठीक उसी तरीके से पहले है वाइटेलाइन मेम्ब्रेन के पहले ये स्पेस खाली है, इसलिए इसका नाम हो गया प्री। प्री मतलब पहले, और ये हो गया कौन सा, वाइटेलाइन, और स्पेस का मतलब होता है जगह। यानी वाइटेलाइन मेम्ब्रेन से पहले वाली जो जगह खाली है किसके किसके बीच में, जोना पेलोसिडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो खाली जगह होता है उसको हम बोलते हैं प्री वाइटेलाइन स्पेस। क्या बोलते हैं उसको, प्री वाइटेलाइन स्पेस। आपको क्या क्या पता चला अभी तक के, सबसे आउटर कवरिंग पे सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा, कोरोना जो बीमारी था वो नहीं, सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा यहाँ पहले से नाम है। फिर हो गया कौन सा, जोना पेलोसिडा। सबसे जब नीचे आएंगे तो आ जाएगा कौन सा, वाइटेलिन मेम्ब्रेन, और हम बोलेंगे इसको क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जोना पेलोसिडा और वाइटेलिन मेम्ब्रेन के बीच में जो जगह खाली नजर आएगा उसको बोलते हैं प्री वाइटेलाइन स्पेस। ठीक है। एक बार और आपको हम बता दें कि ये जो संरचना पढ़ रहे हैं वो है किसका। तो जो 28 डेज का जो साइकिल चलता है महिलाओं में, तो उस साइकिल में, वो चक्र में, यानी मासिक चक्र में जो 14 से 16वां दिन जब आता है, यानी मासिक चक्र शुरुआत हुआ कितना से, 1 से लेकर के कब तक, 28 दिन तक चलता है। इसको लूनर मंथ बोलते हैं, इतने दिनों का। अब आप यहाँ समझिए कि ये जो फर्स्ट डे हम किसको काउंट करते हैं, जब से मेंसेज होना फीमेल में क्या हो गया, शुरू हो गया। तो मेंसेज होना शुरू हो गया, इसका मतलब कि जब वेजाइना के थ्रू यानी योनि के थ्रू जब ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है तो वो मानते हैं हम कैसा, फर्स्ट डे मानते हैं। तो वो 2-3-4 दिनों तक के जो वो चला तो उसको भी हम काउंट करेंगे। तो 1 डे, 2 डे, 3 डे, 4 डे, तो ऐसे करते करते जब ये आ जाएगा कब, 14th डे से लेकर के कब, 16 डेज। ठीक है। इसी समय क्या होता है कि ओवरी, वो सब काम तो यूट्रस कर रहा था, ओवरी क्या करेगा कि अंडोत्सर्ग करेगा। तो जो अंडोत्सर्ग करेगा, जो रिलीज करता है जिस संरचना को, उसी को हम क्या कहते हैं, अंडाणु कहते हैं। यानी अब जो इसने रिलीज किया ओवरी ने यानी अंडाशय ने, तो अंडाशय क्या रिलीज करता है अपने से, अंडाणु को। तो उसी अंडाणु की संरचना हम यहाँ पढ़ रहे हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो देखिए ये सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा, सबसे आउटर कवरिंग का सेल्स। फिर आ गया कौन सा, जोना पेलुसिडा। तब आता है इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन या वाइटेलाइन मेम्ब्रेन आता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और वाइटेलाइन मेम्ब्रेन के बीच में जो जगह खाली होता है उसको हम बोलते हैं क्या, प्री वाइटेलाइन स्पेस। ठीक है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अंडाणु का वो होता है उसका केंद्रक। केंद्रक क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि केंद्रक में ही क्रोमोजोम्स जो हम ट्रांसफर करेंगे अगले जनरेशन के लिए वही संचित होता है। तो इसमें क्रोमोजोम्स कितनी होगी, हमारे शरीर का जस्ट आधा, यानी महिलाओं में जितना क्रोमोजोम्स होगा तो उसके क्रोमोजोम्स की आधी संख्या इसके ये न्यूक्लियस में ये चला जाता है। ये न्यूक्लियस है यानी इसका केंद्रक है। केंद्रक जो होता है आपका 2-2 लेयर से घिरा हुआ होता है, और उसके बीच में जो ये सब जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसमें इसका क्रोमोजोम्स है, और इसमें जो क्रोमोजोम्स होगा हैप्लॉइड होगा सब, यानी हाफ सेट ऑफ क्रोमोजोम्स होंगे इसमें। और इसकी संख्या कितनी होगी, इसकी संख्या होगी मात्र 23 पेयर नहीं, केवल 23, क्योंकि और 23 कौन लेकर के आएगा, स्पर्म। तभी स्पर्म और ये जो ओवम है दोनों मिल कर करके जाइगोट का निर्माण करेगा। तो इसके न्यूक्लियस में क्रोमोजोम्स की संख्या कितनी हुई, 23। तो ये है हमारा ओवम। ठीक है। अब इसमें जो लिक्विड मटेरियल भरा पड़ा है इसको हम कहेंगे क्या, लिक्विड मटेरियल। इसको समझिएगा, हम ग्रीन, ये बड़ा बड़ा डॉट आपको बनते जा रहा है,
तो इसको बोलेंगे हम साइटोप्लाज्म, क्योंकि कोई भी कोशिका है तो उसका अपना एक क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा, जीवद्रव होगा, तभी तो वो जीवित रहेगा। जहां कहीं भी जीव द्रव है वहां क्या है, जीवन है, यानी इसमें कंप्लीट रूप से क्या है, जीवन है। ये अगले जीवन को क्या करेगा, संचार करेगा। अब देखिए इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। तो देखिए कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स क्या होता है, इसके चारों तरफ छोटा छोटा जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये इस तरीके से आप ऐसे ही बनाइएगा। ये है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। ये एक्चुअली गार्ड का काम करता है। ये गार्ड का काम क्या करता है वो हम अभी आपको हम बताएंगे, पेशेंस के साथ केवल आप सुनिएगा। ये है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, केवल स्ट्रक्चर का भी नाम सुन लीजिए। और एक और स्ट्रक्चर आपको यहाँ जो बच गया है, प्री वाइटेलिन स्पेस के पास है, इसको बोलते हैं पोलर बॉडीज। तो ये पूरा का पूरा संरचना हो गया किस चीज का, ये है आपका अंडाणु की संरचना। इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर होता है आप पूरा अच्छे से समझ लिए हैं। अब देखिए हम बात कर रहे थे इस कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का, कि कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का इंपॉर्टेंस क्या है। तो होता क्या है कि एक बार मेल इजेकुलेट करता है तो मिलियंस ऑफ स्पर्म को क्या करता है, इजेकुलेट करता है। लेकिन फीमेल एक ही अंडाणु बनाती है, वो भी 28 डेज में, और ये रिलीज होता है 14 से 16 डेज में। यानी जो कपल चाहते हैं कि उनके कुछ चाइल्ड बॉर्न ले, तो वो कॉपुलेट कर सकते हैं 14 से 16 डेज के बीच में, तो उनका कॉपुलेशन सक्सेसफुल होगा। और जो प्रोहिबिट करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, तो वो 14 से 16 डेज के बीच में या उससे 2 दिन पहले और 2 दिन बाद में ले लीजिए, तो कॉपुलेशन ना करें। ये एक नेचुरल मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का। आगे देखिए जब ये इस अंडाणु पे जो स्पर्म अटैक करेगा, बहुत सारा करेगा, लेकिन सक्सेसफुल किसको मिलना है, केवल सिंगल को मिलना है। तो इस पे जब स्पर्म अटैक करेगा, तो आपको पता है कि स्पर्म का स्ट्रक्चर हम संरचना आप लोगों को पढ़ाएंगे। स्पर्म की संरचना इस तरीके से होता है, इसमें एक नेक हो गया, ये हेड हो गया, इसी में इसका न्यूक्लियस है जिसमें 23 क्रोमोजोम्स इसमें है, यानी n इक्वल्स टू कितना, 23। इसका ये लंबा सा क्या है, टेल होता है इस तरीके का। पूरे संरचना पे ही हम बात करेंगे। और ऊपर होता है एक्रोजोम, जिसमें बहुत सारा इंजाइम्स भरा हुआ होता है। ये एक्रोजोम रॉकेट की तरह काम करता है। ये किया क्या कि इस पे अटैक करेगा, ठीक है। तो इधर से अटैक करेगा तो ये कोरोना रेडियाटा को गला देगा, फिर किसको, जोना पेलोसिडा को। और फिर होगा क्या कि इसके अंदर का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या कर जाएगा, टच करेगा। किसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, वाइटेलिन मेम्ब्रेन से, यानी अंडाणु के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। और यहाँ आकर के इससे जैसे ही टच किया, ये पूरा पार्ट ये खाली हो जाएगा, पीछे इसका टेल है, ठीक है। अब इसका ये न्यूक्लियस है। अब जैसे ही इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी स्पर्म का प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाइटेलिन मेम्ब्रेन के साथ जैसे ही टच किया, तो इस अंडाणु को पता चल गया कि अब स्पर्म हमारे पास आ चुका है। बहुत सारा दूसरा भी इधर से क्या करेगा, स्पर्म तब तक के जैसे दौड़ने वाला होता है ना, तेजी से दौड़ करके जाता है, जो बाउंड्री लाइन पर पहुंच जाए वो सक्सेसफुल है। तो ये बाउंड्री लाइन पे पहुंच चुका है। बहुत सारा स्पर्म अभी बेचारा क्या कर रहा है, अटैक ही कर रहा है, ठीक है, थोड़ा सा पीछे रह गया। तो जिसने इस बाउंड्री लाइन को टच किया उसको ही सक्सेस मिलेगा, बाकी सब स्पर्म बेकार रह जाएंगे। तो कैसे बेकार रह जाएंगे, तो होगा क्या कि जो आप देख रहे हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, ये क्या करेगा कि ये वाइटेलिन मेम्ब्रेन के साथ मिल कर करके ये पूरा इसको हार्ड बना देगा चारों तरफ से। ये पूरा का पूरा पार्ट ये फर्टिलाइजेशन के समय क्या होता है, ये इससे जुड़ गया, यानी सैनिक सब इसके चारों तरफ से लग गया, और इसको क्या कर देता है, ये हार्ड बना देता है। इस जगह पे नहीं, जहां ये स्पर्म का एंट्री हो चुका है उस जगह पे ऐसा कोई घटना नहीं घटने वाला है। कोई भी कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स उस जगह पे नहीं जाएगा, वो रास्ता खुला रहेगा। बाकी ये चारों तरफ से क्या हो जाएगा, ये क्लोज। अब दूसरा स्पर्म आया भी, इसको टच भी किया, लेकिन आगे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का ये बैरियर है वो लगा हुआ रहेगा, यानी ये अपने न्यूक्लियस को इसके अंदर नहीं डाल पाए। लेकिन ये जो स्पर्म है अपने न्यूक्लियस को फिर इसके अंदर क्या कर देगा, पुट कर देगा, डाल देगा। तो जैसे ही स्पर्म का न्यूक्लियस इसके अंदर जाएगा, किसके अंदर, इस अंडाणु के अंदर,
और ये जो न्यूक्लियस है किसका है, खुद अंडाणु का। दोनों आपस में जब मिलेगा तो इसी घटना को हम बोलते हैं निषेचन, फर्टिलाइजेशन। ये ट्रू फर्टिलाइजेशन हो गया। अब ये पूरा का पूरा संरचना के अंदर क्या हो गया कि 23 क्रोमोजोम इसका और ये 23 क्रोमोजोम इसका खुद का, दोनों मिलकर के इसके अंदर अब कितना क्रोमोजोम हो गया, 2n हो गया मिलकर के nn, और बना लिया कितना 46। ठीक है, कितना क्रोमोजोम हो गया इसमें, 46 क्रोमोजोम। अब ये जैसे ही 46 क्रोमोजोम अपने आप को अचीव किया तो ये हो जाएगा आपको क्या, ये अब कहलाएगा जाइगोट, यानी युग्मक, जाइगोट। और यहीं से जिंदगी की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। समझ गए। तो कॉर्टिकल ग्रेनुल्स बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फर्टिलाइजेशन के समय, और ये पॉलीस्पर्मी होने से क्या करता है, बचाता है। यानी एक से अधिक स्पर्म एंट्री ने मार दे, एंट्री मारने से क्या होगा, क्रोमोजोम्स की संख्या बढ़ जाएगी, और क्रोमोजोम्स की संख्या बढ़ेगी तो वो जो चाइल्ड बॉर्न लेगा, एक तो लेगा ही नहीं, यदि गलती से लिया भी तो वो जीवित नहीं रह पाएगा, क्योंकि हमारे शरीर में केवल क्रोमोजोम्स की संख्या होती है कितना, 46। और दूसरा क्रोमोजोम एंट्री मार लेता तो और उसमें 23 ऐड हो जाता, तीसरा लेता तो और 23, तब तो अजीब अजीब सा स्ट्रक्चर हमारे बॉडी में क्या होता, उसका निर्माण होता। इस वजह से वाइटिलिन मेम्ब्रेन के साथ कॉर्टिकल ग्रेनुल अटैच्ड होकर के उसको हार्डन बनाता है, और पॉलीस्पर्मी से उसको क्या करता है, बचाता है। तो ये आप देख रहे थे अंडाणु की संरचना। अब आपको एग्जाम में जो जो लिखना है वो हम नीचे लिखे हैं, तो नीचे लिखे हैं तो उसको आप ध्यान से समझिए, और हम उस पर अब चर्चा करते हैं। चलिए, यहाँ तक पहुँच गए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें। ये सब कहना अच्छा नहीं लगता है, आप समझ रहे होंगे बात। चलिए देखिए, अंड को घेरे यानी अंडाणु को घेरे हुए, ठीक है, एक अकोशिकीय परत रहती है जिसे हम कहते हैं जोना पेलुसिडा। अकोशिकीय सेल्स ही होता है, यहाँ लैंग्वेज में आप लिखिएगा अकोशिकाएं क्या होती है, परत होती है जिसको हम जोना पेलुसिडा बोलते हैं। ठीक है, उसके पहले कौन था, कोरोना रेडियाटा, उसकी भी चर्चा आप कर सकते हैं। तो कोरोना रेडियाटा कोशिकाओं से बना हुआ होता है, और जो जोना पेलुसिडा होता है वो कोशिकाओं से बना हुआ नहीं होता है, इसीलिए लिखा अकोशिकाएं, अकोशिकीय परत रहती है। इस परत के बाहर अरीय रूप से यानी तिरछा तिरछा लंबी लंबी पूटक कोशिकाएं होती है, इसे हम क्या कहते हैं, कोरोना रेडियाटा कहते हैं। देखिए हिंदी में लिखे ना ऐसे, कोरोना रेडियाटा, घबराना नहीं है। परिपक्व पूटक को ग्राफियन पूटक हम कहते हैं, और ग्राफियन पूटक से ही अंडाणु का क्या होता है, निर्माण होता है। ये सब आपके एग्जाम के लिए, ये सब जो पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है, आप उसको क्या करिएगा, लिखिएगा। ठीक है, अब अंडवाहिनी और फैलोपियन नालिका, ये हम अगले वीडियो में बताएंगे। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव का ही एक क्या है, पार्ट है, लेकिन चलिए इसी में आप समझ लीजिए अंडवाहिनी के बारे में हम समझा लेते हैं आप। देखिए ये नॉर्मल सा एक पार्ट हम बनाए हैं अंडवाहिनी का। देखिए कैसे कैसे क्या बनाए, दो घटनाएं घट रहा था 28 दिनों में आप यहाँ समझिए ऐसे, ये पूरा का पूरा पार्ट है यूट्रस का। ठीक है, इधर बोलते हैं इसको फंडस, ये मेन बॉडी, और ये होता है सर्विक्स। इसके आगे का जो स्ट्रक्चर होता है यही होता है वेजाइना, जिसको हम योनि बोलते हैं, और इसके अंदर की कोशिकाएं इस तरीके का होती है। और ये हो गया इसका हाइमेन। हाइमेन का मतलब हो गया कि जो साइन ऑफ वर्जिनिटी जिसको बोलते हैं वही हाइमेन है। ठीक है, पार्शियली वेजाइना के जो ओपनिंग है उसको ये क्या करेगा, चारों तरफ से घेरे रहता है। तो यूट्रस में भी एक ये तैयारी चलते रहता है, इसका इंडोमेट्रियम का ग्रोथ होता रहता है। और दूसरा तैयारी जो साइकिल चलता है यहाँ चलते रहता है इस जगह पे, इसको बोलते हैं ओवरी। और यही 14 से 16 डेज के बीच में यही अंडाणु को क्या करता है, निर्माण करता है। और ये अंडाणु बनाते इसको पकड़ता है कौन, ये सब फिम्बरी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उंगली जैसा निकला हुआ एक संरचना होगा, इसको क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। तो हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ ओवम, एक ही होता है ओवम, एक से अधिक तो होता नहीं है। दूसरा जो ओवरी है वो अल्टरनेट काम करता है, एक महीना में ये काम किया तो दूसरे महीने में ये काम करेगा। कभी कभी रेयर केस में दोनों आ जाता है, इसी वजह से जुड़वा बच्चे जन्म ले लेते हैं। अब ये अंदर जाएगा तो ये पार्ट जो है, ये जो अंडवाहिनी का है, ये कहलाएगा इनफंडिबुलम। और इसके बाद वाला जो पार्ट मिलेगा वो कहलाएगा आपको कौन, एम्पुला।
ये होता है वाइडेस्ट एंड लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, और ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इवन मेडिकल तक के पूछा जा चुका है। ठीक है, कि सबसे ज्यादा अंडवाहिनी का वाइडेस्ट और लॉन्गेस्ट पार्ट कौन होता है, तो वो एम्पला होता है। और इसी एम्पला वाले क्षेत्र में इधर से आता है कौन, स्पर्म का एंट्री होता है। इस तरीके से एक ये बहुत तेजी से अंदर एंट्री मारा। ये जब मेल इजोकुलेट करता है अपने शिश्न से यानी पेनिस से, तो यहाँ बहुत मिलियंस ऑफ स्पर्म इससे एंट्री मारेगा। बहुत सारा का मर्डर तो यहीं हो जाएगा, बहुत सारा मरेगा। क्यों मरेगा, क्योंकि इसका जो रीजन होता है वो होता है एसिडिक वेजाइना का, इस वजह से बहुत सारे स्पर्म मारे जाएंगे। ठीक है, लेकिन कुछ तो सक्सेसफुल होगा, कुछ इधर रास्ता भटक जाएगा, इधर मिला ही नहीं क्योंकि इस समय ये ओवरी तो काम ही नहीं किया। तो कुछ जो इधर जाएगा स्पर्म, इधर से बहुत तेजी से इस्थमस से होता हुआ, ये पूरे पार्ट को हम बोल रहे हैं क्या, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब में हो गया इस्थमस, ये शॉर्ट यानी सबसे छोटा, नैरो यानी पतला, और थिक क्या होता है, वर्ल्ड होता है, एम्पुला, फिर इनफंडिबुलम। तो इधर से अंडाणु आता है, इधर से आता है कौन, शुक्राणु, और इसी जगह पर दोनों का क्या होता है, मिलन होता है, जो हम बता रहे थे अभी प्री वाइटलाइन मेम्ब्रेन से जैसे ही इसका जो अटैच हुआ, वो कहानी हम कह रहे थे, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स की कहानी कह रहे थे। वो सारी घटनाएं जो घटती है वो घटती है इस जगह। ठीक है, तो अंडवाहिनी में कितना पार्ट हो गया, यदि आप यूट्रस वाले पार्ट से यदि आप चलते हैं तो इस्थमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम, और जो सबसे आगे जो उंगली जैसा जो संरचना निकला हुआ है, इसको बोलते हैं हम क्या, फिम्ब्री। इसके अंदर खोल जैसा स्ट्रक्चर होगा, जैसे हमारा ऐसे उंगली है ना निकला हुआ, तो इसमें किसी चीज को ऐसे क्या कर लिया, ऐसे ट्रैप कर लिया। लेकिन जब फिगर में दिखाइएगा तो आपको दिखेगा कि खाली उंगली है, नहीं, इसके अंदर ये ना एक छेद होता है। ठीक है, इस तरीके से ये कैप्चर करता है। फर्टिलाइजेशन यही होता है एम्पुला में, बार बार रिपीट कर रहे हैं इसलिए कि आपके दिमाग में बैठ जाए। जो ऑब्जेक्टिव आता है तो वो उस समय आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे डिपेंड ना करें, आपको यहीं से सारा आंसर मिल जाएगा। तो चलिए, अंडवाहिनी में कौन कौन सा स्ट्रक्चर आपको मिला, तो अंडवाहिनी में निम्नलिखित संरचना पाई जाती है, फिम्ब्री जो सबसे आगे है, इनफंडिबुलम ये वाला पार्ट, इनफंडिबुलम यहाँ लिख दिया इनफंडिबुलम, फिर एम्पुला ये वाला पार्ट, इसके बाद कौन आता है, इस्थमस। और एम्पुला में ही निषेचन की क्रिया यहाँ संपन्न होती है। कई बार ये सवाल पूछे जा चुके हैं, तो आप इसे याद रखिए, नहीं याद रखिएगा तो फिर आप समझिएगा। तो देखिए, अंडवाहिनी या फैलोपियन नालिका संख्या 2, क्योंकि एक इधर और एक दूसरा इधर दूसरे साइड, 12 सेंटीमीटर ये लंबी होती है। प्रत्येक नालिका का शीर्ष भाग उंगलियों के समान झालर बनाता है, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं, इसको बोलते हैं फिम्ब्री, जिसे फिम्ब्री कहते हैं। अंडवाहिनी से अंडाणु गर्भाशय में क्या करता है, पहुंचता है, और इधर से ही तो गर्भाशय में कब ये पहुंचेगा ये अंडाणु, जब इसको स्पर्म नहीं मिला तब। ठीक है, जब इसको स्पर्म नहीं मिलेगा तो यहाँ पहुंचेगा, फिर बाहर निकल जाएगा बॉडी से, फिर इसका कोई काम नहीं है, खराब हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले आपको मिला है कौन, फिम्ब्री, तब मिला आपको कौन सा, इनफंडिबुलम, तब मिला कौन सा, एम्पुला, तब मिला इस्थमस। तो आप इस्थमस इसको पूरा लिख लीजिए, इस्थमस, ISTHUMS, यानी फिया इस्थमस, फिया इस्थमस। और यहाँ आप लिख लीजिएगा अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी, या लिख दीजिए क्या, फैलोपियन ट्यूब। तो अंडवाहिनी में आप स्ट्रक्चर याद रखिएगा, फिया इस्थमस, अंडवाहिनी, फिया इस्थमस, कई बार रिपीट करिएगा तो आपको याद हो जाएगा, अंडवाहिनी, फिया इस्थमस, या फैलोपियन ट्यूब, फिया इस्थमस। F का मतलब हो गया फिम्ब्री, I का मतलब इनफंडिबुलम, A का मतलब एम्पुला, जहां फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, और ये हो गया कौन सा, इस्थमस। तो आप एक साथ अंडाणु की संरचना के साथ साथ आपने अंडवाहिनी के भी संरचना को अच्छे तरीके से समझा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे हम अभी बात कर रहे हैं किस चीज पे, गर्भाशय। गर्भाशय पे हम थोड़ी दूसरे वीडियो में हम आपको डाल देंगे, और क्योंकि फिर वीडियो लंबा होगा तो आप देख नहीं पाइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे गर्भाशय पे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।